नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को लेकर के जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसके तहत आज हमारा 11th लेक्चर है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़े भारत से रिलेटेड है। ये एक तरह का कैंपेन है जिसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा। 100 डेज़ का कैंपेन है ये। इसका पर्पस है इंकरेज करना जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस को, और इसका जो फोकस एरिया है वो ऐसे बच्चे हैं जो बाल वाटिका से ग्रेड 8 तक के बच्चे जो हैं वो फोकस एरिया है। इसका जो एम्स है वो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लाइक चिल्ड्रेन, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन को बढ़ाना इस प्रोसेस में। इस कैंपेन का दूसरा जो फोकस एरिया है वो है जो इंडियन लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, लोकल और रीजनल लैंग्वेज है, उनको बढ़ावा देना। इसी के तहत जो 21 फरवरी जिसे हम इंटरनेशनल मदर टंग डे के रूप में मनाते हैं, उनको भी इस कैंपेन के तहत इंटीग्रेट कर दिया गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोजिला पास। ये हाई माउंटेन पास है। इसकी ऊंचाई जो है 3528 मीटर या 11,575 फीट है सी लेवल से। ये जो लोकेटेड है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख में, वहाँ लोकेटेड है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक लिंक प्रदान करता है लद्दाख को श्रीनगर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच। यहाँ पे जोजिला टनल बन रहा है। ये प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये टनल, तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा और एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह से बाई डायरेक्शनल है ये टनल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चर्चा में इसलिए था कि ICAR जो है एक कमिटी का सेटअप किया, वो अंडर है वी प्रवीण रॉ, और इसका सेटअप हुआ 2019 में। इस कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं तो भारत में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है इनका प्रोडक्शन में रिडक्शन होने की संभावना है। साथ ही साथ इससे भारत का जो फूड सिक्योरिटी है वो हैम्पर हो सकता है। अब जरा जान लेते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। वास्तव में ये केमिकल फ्री फार्मिंग है और ये भारत जो परंपरागत खेती होता है उसी पे आधारित है। इसमें जो बजट वर्ड है वह इंडिकेट करता है कि क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस को, और जब हम इसमें जीरो लगा देते हैं तो एक फ्रेज बनता है जीरो बजट, जिसका मतलब होता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज्ड इनपुट्स। मतलब जो हम इनपुट्स खेती करने के लिए इनपुट्स जो हम देते हैं, उसके लिए जो हम परचेज करना पड़ता है, उसमें हमको कोई पैसा जो है उसमें स्पेंड न करना पड़े। विदाउट यूजिंग एनी क्रेडिट, मतलब जो हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, ये हमें न करना पड़े, इसीलिए यहाँ पे जीरो बजट वर्ड है। इसमें एक और टर्म है नेचुरल फार्मिंग, जिसका मतलब होता है कि फार्मिंग विथ नेचर एंड विदाउट केमिकल्स। इसको याद रखिएगा। एक डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि NSSO का डाटा है। इस डाटा में कहा गया है कि जितने भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं, मतलब किसान खेती करने वाले जितने भी घर हैं, उनका 70% पॉपुलेशन जो है उनको खेती से जितना इनकम होता है उससे ज़्यादा खेती में उनके लागत लगते हैं। ये NSSO का डाटा है। जब हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा? ये इको फ्रेंडली होगा, जो सॉइल है उनका हेल्थ इम्प्रूव होगा, जो इनकम किसान फार्मर का होगा वो डबल होगा, और जो फार्मर्स डिपेंडेंट्स हैं लोन पे या साहूकार से जो पैसा लेते हैं उस पर डिपेंड होते हैं, इनपुट, ऐसा इनपुट जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस इनपुट को डालने के लिए वो लोन्स पे जो डिपेंड होते हैं उनको रिड्यूस करना इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का महत्व, एक सिग्निफिकेंस है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट
2022। ये क्या है? ये वास्तव में एनुअली रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जारी करता है। यह रिपोर्ट बेस्ड है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पे। इसके 5 कैटेगरीज हैं: इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। फ्रेंड्स, ये 5 कैटेगरी है। इसके जो की फाइंडिंग्स है वो देख लेते हैं। इनमें बताया गया है कि वैक्सीन इनइक्वालिटी के बारे में। ये कहता है कि जो टोटल 52 पोरेस्ट कंट्रीज़ है उनका पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में 20% है, लेकिन उनके जो पॉपुलेशन है उनका जो वैक्सीनेशन हुआ है सिर्फ 6% पॉपुलेशन का ही वैक्सीनेशन हुआ है। ये वैक्सीन इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक स्टेगनेशन की बात किया गया है इस रिपोर्ट में। ये कहता है कि 2024 तक जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है और ख़ास करके चाइना को छोड़ करके उनका जो ग्रोथ है वो गिर करके 5.5% ही रह जाएगा। ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन डिजिटल सिस्टम की बात किया गया है, लेकिन इसमें एक बात कहा गया है कि इसके साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो भी बढ़ेगा। वर्सनिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के बारे में भी इसमें कहा गया है कि कहा रहा है इस रिपोर्ट में कि इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण लगभग 200 मिलियन जो लोग होंगे उनका क्लाइमेट रिफ्यूजी के रूप में 2050 तक वो हो जाएंगे। क्या मतलब क्लाइमेट रिफ्यूजी का? अगर सी का लेवल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण अगर सी का लेवल बढ़ता है तो उस बढ़ने के कारण जो तटवर्ती इलाके में लोग रहते हैं उनको वहाँ से जो माइग्रेट करना पड़ेगा एज ए रिफ्यूजी, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट रिफ्यूजी। फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि स्पेस एज ए न्यू फ्रंटियर ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब जो स्पेस है वहाँ पे एक कन्फ्लिक्टिंग एरिया स्पेस बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लगभग 5 कंट्री जो है जिनका कंट्री जो प्रॉपर कंट्री गवर्नमेंट है वो अपना अपना स्पेस स्टेशन 2030 तक बना लेगा और फिर वहाँ पे एक तरह का फ्रंटियर जोन बनेगा वो। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020। याद रखिएगा ये 2020 है, 2018 में शुरुआत हुआ था और जो थर्ड जो है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 दिया गया है। इसमें पहला प्राइज़ जो है ये उत्तर प्रदेश यूपी को दिया गया और दूसरा राजस्थान एंड तीसरा तमिलनाडु को दिया गया। ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट इसलिए किया गया था ताकि हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ और इनकरेज कर पाएँ जो वाटर मैनेजमेंट में जो लोग लगे हुए हैं उनका जो कंट्रीब्यूशंस है, उनका जो योगदान है उसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। इसमें जो स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस इंडिया, उन सबको इसमें कवर किया जाता है। और इसमें जो गवर्नमेंट का विज़न है कि जल समृद्ध भारत बने, उसके लिए जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस में है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको इनकरेज करना, यही इस नेशनल वाटर अवार्ड्स का मेन ध्येय है, उद्देश्य है। इनके ऑब्जेक्टिव जो है इनक्रीज करना है स्टेक होल्डर्स को और एक होलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करना है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन दिस इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनको अवेयर करना है वाटर मैनेजमेंट के लिए। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट कलिमंतान। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने कैपिटल को शिफ्ट करेगा जकार्ता से ईस्ट कलिमंतान। याद रखिएगा, अभी मैंने बात किया था क्लाइमेट रिफ्यूजी का। जो जकार्ता है वो तटवर्ती इलाके में है, जो सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जकार्ता जो है वो पानी में डूब जाए। ऐसे संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल चेंज करके जकार्ता से ईस्ट कलिमंतान बनाने का प्लान बनाया है। ईस्ट कलिमंतान में एक जगह है नौसंतारा, यहाँ पे जो है न्यू कैपिटल यहीं पे होगा। इस न्यू कैपिटल का नाम नौसंतारा होगा। बड़ा तब इंडियन नाम के जैसा ही लग रहा है। इंडोनेशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लार्जेस्ट आर्कीपिलागो ऑफ द वर्ल्ड है। लगभग 17,000 आइलैंड्स है यहाँ पे। इंडोनेशिया
इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन दोनों में लोकेटेड है। फोर्थ मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड है ये। इनका बॉर्डर जो है स्पेशली लैंड बॉर्डर मलेशिया से, पापुआ न्यू गिनी से और ईस्ट तिमोर से लगता है। और इसका जो मेरीटाइम बॉर्डर है, मतलब समुद्री जो बॉर्डर है, वो ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया, पलाऊ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम से लगता है। इस जो फैक्ट है, ये दो फैक्ट, इसको आप लोग एटलस में देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डार्क जीनोम। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि ये क्या है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो साइंटिस्ट है अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड किए हैं कोड ऑफ प्रोटीन, एक नए कोड ऑफ प्रोटीन को डिस्कवर्ड किए हैं जो कि एसोसिएट है सिंजोफ्रेनिया और बायपोलर डिसऑर्डर जो बीमारी है इससे। और ये जो कोड ऑफ प्रोटीन्स है, इनका जो लोकेशन है वो आउटसाइड ऑफ आवर डिफाइंड रीजन ऑफ जीन्स, जो एक जीन का डिफाइंड रीजन्स है उनके बाहर पाया गया है। फ्रेंड्स, दे आर जीन्स। ये जीन और प्रोटीन जो है इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है और इसके बारे में एनालाइज करने का हमारे पास लिमिटेड टूल्स है। ये डार्क जीनोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए जो है या ये जो आपका जीन है, जीनोम है, ये आउटसाइड है कन्वेंशनली डिफाइंड रीजन्स ऑफ जीन्स। जो जीन के कन्वेंशनली डिफाइंड रीजन्स है उसके बाहर है। इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है और इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास टूल्स जो है बहुत ही लिमिटेड है। इसीलिए इसका नाम डार्क जीनोम दिया गया है, मतलब जिनके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं है, इसके लिए डार्क जीनोम टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। जब इतना जानकारी है ही नहीं और इससे जो इसका जो ट्रीटमेंट करना हो इस बीमारी का, तो उसके लिए हमें जो मेडिसिन इनिशिएटिव्स लिया जा सकता है बहुत ही 100% एक्यूरेसी के साथ, वो संभव नहीं हो पाया है अभी तक। याद रखिए फ्रेंड्स इस जीनोम टर्मिनोलॉजी को। जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन सारे टॉपिक को आज के लेक्चर में कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।